रिलेटेड प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि CSS के अंदर हमारी यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज अलग हैं, डिफरेंट हैं, और टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे अलग हैं। टेक्स्ट और फॉन्ट यहाँ पे दोनों अलग अलग। अब वैसे तो सेम ही होता है, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज इन दोनों की अलग अलग बना दी गई हैं। देखते हैं फिर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे आएगी। पहले तो हम एक मेन हेडिंग लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉन्ट्स। ठीक है, अब फॉन्ट यहाँ पे टैग नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है, फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो फॉन्ट के लिए और हम क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये चीज। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक मिनट में। ठीक है, तो मेन प्रॉपर्टी का नेम मैंने आपको बताया। मेन प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे फॉन्ट। तो इसके अलावा और जो भी हम प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, सीखेंगे, वो हमारी इसकी सब प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगी फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली का क्या यूज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे लिखा एरियल। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली क्या करेगा, फॉन्ट के टाइप को चेंज करता है। क्या काम करेगा, चेंजेस द टाइप ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट का टाइप चेंज करेगा। कई बार होता है कि आपने ऐसे एरियल दे दिया। एरियल तो एक हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टाइल कह सकते हो, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिग्राफी, ये सब हमारे स्टैंडर्ड फॉन्ट होते हैं। लेकिन इसके अलावा थोड़ा हमें स्टाइलिश बनाना है, तो वहाँ पे आप ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी करके फॉन्ट आता है, उसको यूज कर सकते हैं आप। एक फोर्ट आता है, FORTE फोर्ट, इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, हिंदी फॉन्ट भी इवन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कृत्यदेव 010। तो जो भी आपने लिखा हुआ है, जिस पैराग्राफ के लिए या जिस लाइन के लिए आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे या करने जा रहे हो, वहाँ पे वो लाइन आपको हिंदी में दिखाई देगी, अगर वो ब्राउजर में सपोर्ट कर रहा है तो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कृत्यदेव वाला जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है, ये हर किसी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए फिर हमारा जो फॉन्ट है वो दूसरा आता है, मंगल फॉन्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के फॉन्ट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे इसमें जो आएगी, अच्छा, किसी पैराग्राफ के लिए अगर हमने इसको अप्लाई करना है तो उसका साथ में एग्जांपल भी बताता हूँ कैसे हुआ। मान लीजिए किसी पैराग्राफ के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो पैराग्राफ के लिए अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी, अगर हमें CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो उसके लिए 3 मेथड्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। 2 मेथड में तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे टाइप सेलेक्टर यूज करना होता है। टाइप जो HT टैग हम यूज करते हैं का ही नेम होता है, उनको ही यहाँ पे टाइप सेलेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर टैग के फॉर्म में इसको यूज नहीं किया जा रहा है, इसीलिए। तो यही हमारे यहाँ पे टाइप सेलेक्टर होता है। और प्री टैग के अंदर अगर हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस लगा के फॉन्ट फैमिली, हमने लिख दिया, तो ये क्या करेगा, उसके फॉन्ट टाइप को चेंज कर देगा, रियल में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा स्टाइलिश, तो मैं यहाँ पे इसके लिए इसको लिख सकता हूँ फोर्ट। और भी डिफरेंट टाइप के ऐसे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको अप्लाई करने का, तो ये तो हमारा सेकंड और थर्ड मेथड दोनों में यूज किया जाता है ये तरीका। एक तरीका और होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, कि हमारा जैसे पी टैग हमने लगाया हुआ है, तो इसी के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के फॉर्म में। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के फॉर्म में हम यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे, फॉन्ट फैमिली कोलन, मैंने लिख दिया 4।
तो डिपेंड करता है कि आप CSS का टाइप 1 यूज कर रहे हो या टाइप 2 और 3 यूज कर रहे हो। तो दोनों में तो सेम मेथड है, लेकिन फर्स्ट वाले में हमारा ये वाला मेथड यूज होता है, इनलाइन स्टाइल जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या होगा, हमारा फॉन्ट टाइप जो है चेंज हो जाएगा, फॉन्ट हो जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी फॉन्ट फैमिली। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी इसमें आती है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, सिंटेक्स होगा इसका फॉन्ट स्टाइल कोलन वैल्यूज, और क्या क्या वैल्यूज की हो सकती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वैल्यू इसकी आएगी नॉर्मल। कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो ब्राउजर में आपको नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि बोल्ड आपको दिख रहे हो ब्राउजर में, या ब्राउजर में जाके वैसा हो जा रहा है। ठीक है, वैसे आपने नॉर्मल लिखा हुआ है, ब्राउजर में जाके ऐसा हो जा रहा है या दिख रहा है, तो उसको सही करने के लिए नॉर्मल कर सकते हैं। वैसे तो इस प्रॉपर्टी का बहुत कम यूज होता है, इस वैल्यू का। ठीक है, नॉर्मल का। इसके अलावा बोल्ड कर सकते हैं, कि जो पहले से बोल्ड है उसको नॉर्मल दिखाना है तो नॉर्मल। लेकिन अगर जो पहले से नॉर्मल है, कि नॉर्मल आप जो भी लिखते हो नॉर्मल फॉन्ट में ही आपको दिखता है, उसको आपने बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो। थोड़ा ज्यादा बोल्ड करना है तो उसके लिए यहाँ पे बोल्डर वर्ड यूज किया जाता है, बोल्डर। फॉन्ट स्टाइल कोलन बोल्डर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल बोल्ड करना है तो फॉन्ट स्टाइल कोलन बोल्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे बोल्ड और बोल्डर यूज नहीं होगा, थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे आएगा इटैलिक, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी CSS में अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर होती हैं, एक साथ नहीं होती हैं। अब HTML के अंदर तो सिंपली आपने देखा था, वहाँ पे बोल्ड करना है तो बी टैग लगा दिया हमने, अंडरलाइन करनी है यू टैग लगा दिया। ठीक है, और इटैलिक करना है आई टैग लगा दिया। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। यहाँ पे नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक ये दोनों यूज किए जाते हैं फॉन्ट स्टाइल के अंदर। ठीक है, इटैलिक करना है या ऑब्लिक करना है बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इटैलिक दिखता है वैसे ही ऑब्लिक भी दिखता है। ठीक है, दोनों ही कॉमन ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नॉर्मल ये जो हमारी स्टाइल यूज होती है इटैलिक करने के लिए, कि पैराग्राफ में या हेडिंग में कई बार होता है कि हेडिंग बनाई आपने। ठीक है, हेडिंग बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हो आप, H1। तो हेडिंग के लिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मेरी अप्लाई हो जाए CSS की, हेडिंग मेरी इटैलिक फॉर्म में दिखे। तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट स्टाइल कोलन यहाँ पे लिख दूंगा इटैलिक। तो क्या करेगा, इटैलिक दिखाएगा उस पर्टिकुलर हेडिंग को जो हेडिंग मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो ऐसे हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाह रहे हो कि फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई हो जाए तो स्पेस देके फॉन्ट फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हो आप। 2 और 3 प्रॉपर्टीज और मोर देन 2 प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं CSS की एक साथ। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जाम्पल में भी करके दिखाया था। ठीक है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रॉपर्टी का क्या काम है। तो ये केवल इटैलिक करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, फॉन्ट वेट, इस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सॉरी बोल्ड और बोल्डर। इटैलिक तो पहले ही हो गया हमारा। वैल्यूज की अगर हम बात करें, इसकी कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, एक तो हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का तो उतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, वही मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा यहाँ पे इसमें आ जाएगा बोल्ड, एक आ जाएगा बोल्डर, थोड़ा बोल्ड से और ज़्यादा बोल्ड होता नहीं है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है यूज, इसमें जो होता है वो बोल्ड ही यूज होता है। एक होता है लाइटर। कई सारे फॉन्ट ऐसे होते हैं या कई सारे फॉन्ट टाइप इस तरह के होते हैं कि जो पहले से ही ऑलरेडी बोल्ड दिख रहे होते हैं या बोल्ड होते हैं।
वो ऑप्शन उसमें पहले से ही अप्लाइड होता है। अब आपने बोल्ड नहीं दिखाना है उसको, स्टाइल आपको वही चाहिए, फॉन्ट का टाइप आपको वही चाहिए, लेकिन आप उसको बोल्ड नहीं दिखाना चाह रहे, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, फॉन्ट वेट कोलन लाइटर, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, 100 to 900, ठीक है। 100 होती है लाइटर के लिए, जैसे अगर हम 100 की बात करें ये लाइटर के लिए होती है, ठीक है। और 900 की बात करेंगे बोल्डर की होती है, और बोल्ड के लिए अगर बात करें तो इसकी 700 होती है। ये फिक्स वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है। नॉर्मल के लिए कोई ऐसा कोड नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, बाकी वैल्यूज इसके बीच में ही वेरी करती हैं। आप कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो, 101 ले सकते हो, 110 ले सकते हैं, 120 ले सकते हो, 130 ले सकते हो, वो फिर आपकी चॉइस है, जैसे आप वहाँ पे लेना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप वहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगा। अप्लाई करना है अगर हमने इसको अप्लाई करने के लिए एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ऐसे हम इसको पैराग्राफ में ही अप्लाई करें, कोई पैराग्राफ में हमने ऐसे स्टाइल यूज कर दी, तो क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, स्टाइल और फॉन्ट वेट कोलन लाइटर। लेकिन इसके साथ हमें फॉन्ट फैमिली देना भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बिना फॉन्ट फैमिली के वहाँ पे पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा फॉन्ट जो है या कौन सा फॉन्ट टाइप यहाँ पे बोल्ड है या लाइटर है, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज हमें वहाँ पे देनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे हम ऐसा स्टाइल यूज कर रहे हैं जो लाइटर है, पहले से हल्के फॉर्म में हमें दिख रहा है, बोल्ड नहीं है, तो हमें वहाँ पे बोल्ड देना पड़ेगा लाइटर की जगह। अगर हम लाइटर दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बोल्ड वाला जो फॉन्ट होता है ये देना पड़ेगा। ये आपको कहाँ दिखेगा, फॉर्मेट में जाके फॉन्ट के अंदर कई सारे टाइप आप ऐसे दिख जाएंगे यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले से ही बोल्ड होते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, थोड़ा टाइम तो लेगा ही ओपन होने में। ये आ गया स्टाइल हमारी, ठीक है। अब इसमें से कुछ स्टाइल ऐसी हमारी, जैसे ये वाली, ऑलरेडी आप देख रहे होंगे पहले से ही बोल्ड यहाँ पे सेलेक्टेड है, पहले से ही बोल्ड होता है, ठीक है। बोल्ड के अलावा कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब ऐसे फॉन्ट को अगर हमने थोड़ा लाइट फॉर्म में दिखाना है, हमें इसका ये वाला स्टाइल यहाँ पे पसंद आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है, हेडिंग के फॉर्म में नहीं दिखाना है हमने पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ को तो बोल्ड नहीं कर सकते ना, ठीक है। पैराग्राफ अगर बोल्ड होगा तो उतना सही वो दिखता नहीं है, हेडिंग को बोल्ड दिखाया जा सकता है लेकिन पैराग्राफ को तो नहीं दिखा सकता। तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लाइटर वहाँ पे रख सकता हूँ, फॉन्ट वेट लाइटर, और फॉन्ट फैमिली इसका नाम आ जाएगा एरियल राउंडेड एम्प्टी, जैसे लिखा हुआ है एज इट इज उसी फॉर्म में। एक जैसे ये वाला फॉन्ट है मेरा, ठीक है, पहले से ही बोल्ड है, इसका जो रेगुलर है ये भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि बोल्ड है पहले से, क्योंकि उसका लुक ही ऐसा है बोल्ड फॉर्म में। तो इसको लाइट करना है, ठीक है। अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी इसके लाइट होने की तभी होगा, ऐसा नहीं कि हर किसी को ही करेगा। अगर पॉसिबिलिटी है कि लाइट फॉर्म में वहाँ पे दिखाए, इसको लाइटर फॉर्म में दिखाए तो दिखा दे, दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा लाइट फॉर्म में दिखाना है तो वहाँ पे लाइटर का यूज करेंगे। मान लीजिए मैं ये वाला स्टाइल वहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली का नाम आ जाएगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि स्टाइल में भी हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं, स्टाइल इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। ऐसी कंडीशन में इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ता है, इसका ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो दो बार डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर आप लगा दोगे तो प्रॉपर्टी हमारी डिसेबल हो जाएगी, काम नहीं करेगी फिर वो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा कब आप यूज कर सकते हो, कौन सी कंडीशन में, अगर हमने इसको
इस फॉर्म में यूज किया होता यहाँ पे, कि मैंने दिया यहाँ पे फॉन्ट वेट, मैंने इसको दे दिया लाइटर, ठीक है। और दूसरा फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे दे रखी है, और इसको दे दिया मैंने ये वाला टाइप। तो CSS क्या करता है, अगर यहाँ पे स्पेस हमने दिया है तो उसको समझ नहीं पाता है। अब लेकिन फॉन्ट का जो टाइप है, उसका जो नेम है, वहाँ पे स्पेस देना भी जरूरी है। स्पेस दूंगा नहीं तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा। तो इसीलिए तब हमें यहाँ पे डबल कोट्स में इसको लिखना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसकी जो प्रोसीजर है इसका जो, वो फॉलो करना जरूरी है। बिना रूल के अगर आप इसको करोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। वो आपको जैसा आउटपुट आप चाह रहे हो देखना, वैसा आपको दिखाएगा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि आउटपुट ही ना दिखे वहाँ, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना भी आप लोगों को जरूरी है। तो दो तरीके हमारे पास यहाँ पे यूज करने की, एक तो इनलाइन स्टाइल हो गया, दूसरा एम्बेडेड स्टाइल कहते हैं इसको हम, या फिर एक्सटर्नल स्टाइल। दो तरीके, मतलब सेकंड और दोनों पार्ट के लिए यूज होता है ना, दोनों टाइप के CSS के लिए यूज होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई फिर आप लोगों को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के बारे में आप लोगों को बताया। तीनों क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताइए तीनों का क्या रोल है, ये समझ में आया? कोई डाउट किसी को? तो आगे बताऊं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इसके अंदर आएगी, फॉन्ट स्टाइल भी हमने कर दिया, ठीक है। फॉन्ट वेट हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। काफी प्रॉपर्टी है आप लोगों को पहले से ही, फॉन्ट साइज, और उसकी कुछ वैल्यूज होंगी। यहाँ पे फॉन्ट साइज की अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। कैसे, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू इसकी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? एक आती है x स्मॉल, जिस तरह से कपड़ों की साइज चलते हैं वैसे उस तरह का यहाँ पे फॉन्ट साइज का, ये आप भी कह सकते हो कि फॉन्ट साइज अप्लाई करने का एक मेथड है। x स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, जो भी आप कहो, ठीक है। फुल फॉर्म तो वही होती है। एक है एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। एक नॉर्मल स्मॉल हो गया। एक आता है मीडियम। अब मीडियम में तो एक्स्ट्रा मीडियम ये सारे ऑप्शन तो होते नहीं, मीडियम तो मीडियम ही हुआ ना, ठीक है। अब लार्ज की बात आएगी, तो इसके बाद फिर आ जाएगा लार्ज। लार्ज के बाद फिर क्या आएगा? एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। उसके बाद फिर डबल एक्सएल आ जाता है, डबल एक्स लार्ज, ठीक हो गया। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं। एक आती है फिर इसकी रिलेटिव वैल्यू, या रिलेटिव साइजेज आप कह सकते हो, है तो वैल्यू, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इसमें आएगा लार्जर, ठीक है। एक आएगा स्मॉलर, दो ही रहते हैं इसके अंदर, ज्यादा तो होते नहीं, लार्जर एंड स्मॉलर। थर्ड इसमें आएगा लेंथ। लेंथ में क्या होगा? एनी न्यूमेरिक वैल्यू, एनी न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा हम यूनिट भी देते थे, एनी न्यूमेरिक वैल्यू विथ यूनिट, जिसमें हमें यूनिट भी लेना पड़ता था। तो अब यहाँ पे आप ये भी सीखोगे कि इसमें कौन कौन से यूनिट होती हैं। कई बार इंटरनेट में कुछ अलग अलग और भी कई नई तरह की यूनिट आपको अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप नेट से भी चेक कर सकते हो कि फॉन्ट की और नई यूनिट्स कौन कौन सी हैं, तो अगर इसमें रह जाती हैं तो। वैसे तो मैं सारी आपकी कवर करवा दूंगा इसमें जहाँ तक है, लेकिन
कुछ ऐसे यूनिट हैं इसमें जो एक आध ऐड हुई है नहीं। लेंथ के अलावा अगर हम बात करें तो परसेंटेज भी यहाँ पे काम करता है, ठीक है, परसेंटेज भी हो सकता है 10%, 20%, 30%, आप ऐसे भी दे सकते हो साइज वहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए उसके। तो इससे तो बहुत बड़ा साइज कर देगा, और 10%, 20%, इतना बड़े साइज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं पे पड़ती है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है लेंथ की, तो फॉन्ट की जो यूनिट्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट आती है इसकी EM, शॉर्ट फॉर्म जो भी आप कहें EM ही होता है, ठीक है। EX डिनोट भी इसको वैसे किया जाता है, फुल फॉर्म भी इसकी EX ही, ठीक है। एक आता है पीका, पीका के लिए यूनिट यूज की जाती है PC, एक पीका यूनिट आती है उसके लिए यहाँ पे की जाएगी PC, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिट आती है पॉइंट, मैंने आप लोगों को बताया भी था पॉइंट, जिसके लिए हम PT यूज कर रहे थे। एक यूनिट आएगी इसमें हमारी पिक्सल, पिक्सल के लिए क्या यूज होगा, PX का यूज होगा, ठीक हो गया। एक यूनिट आती है इसमें हमारी मिलीमीटर, मिलीमीटर के लिए क्या यूज होगा, MM, ठीक है। एक इसमें यूनिट आएगी हमारी सेंटीमीटर, CM यूज होगा उसके लिए। एक इसमें यूनिट आती है हमारी इंच। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिलीमीटर सेंटीमीटर है तो पिकोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर सब लिख दिया आपने, ऐसे यूनिट यहाँ पे यूज नहीं होंगी, जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार वही मैंने आपसे बोला कि एक बार नेट का रेफरेंस भी आप ले सकते हो, कुछ आपको न्यू यूनिट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इंच भी हमारी यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है इंच, तो उसके लिए IN का यूज किया जाता है। एक यूनिट और आती है VH करके, ठीक है, इसको VH ही डिनोट किया जाता है, ये नई यूनिट ऐड हुई है, ठीक है। तो ये नई यूनिट कौन सी यूज होती है हमारी या ऐड हुई है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया इसमें। इसके अलावा भी कुछ और हो सकती हैं कि नई से नई यूनिट ऐसे हमारी आती रहती हैं ऐसी, उनको आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल तो हमारी यही यूनिट यूज होने वाली हैं, इसके अलावा कोई और यूनिट्स हमारी नहीं होती हैं। EM हो गया, EX हो गया, सब में क्या है कि थोड़ा थोड़ा साइजेस का डिफरेंस आ जाता है, किसी में बड़ा, किसी में छोटा, किसी में उससे भी और ज़्यादा बड़ा, किसी में सबसे बड़ा आपको साइज दिखा देगा। इंच मैंने आपको बताया सबसे बड़ा यहाँ पे साइज रहता है फॉन्ट का, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे लेंथ में साइज देनी होती है तो किस तरह से देते हैं, जैसे 20 पिक्सल हो गया, ठीक है, 30 पॉइंट हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। जैसे मैंने हेडिंग्स वगैरह के लिए आप लोगों को बताया था कि कई बार क्या होता है कि हमें बड़ी हेडिंग की जरूरत होती है, बहुत बड़ी हेडिंग की जरूरत होती है, तो बड़ी हेडिंग कर सकते हैं, सेंटीमीटर से यूनिट हमारी बिल्कुल सही मिल जाती है हमें, सॉरी हेडिंग का साइज हमें बिल्कुल सही मिल जाता है, ठीक है। हेडिंग के लिए यूज होगा, पैराग्राफ के लिए तो यूज नहीं होगा, जैसे मैं H1 के लिए। अब H1 का साइज आपको पता है क्या होता है, 7 होता है, लेकिन अब वो 7 साइज यहाँ के हिसाब से कितना होगा ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन नॉर्मल HTML में आपने देखा होगा H1 जो होता है इसका डिफ़ॉल्ट साइज 7 के बराबर होता है, क्योंकि HTML के अंदर फॉन्ट साइज हमारा 1 से 7 तक ही वेरी करता है, उससे ज़्यादा फॉन्ट साइज वहाँ पे होता ही नहीं। 7 से ज़्यादा अगर आप 8, 9, 10 कुछ भी आप वहाँ लिख दोगे तो 7 का ही साइज लेगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ाना चाह रहे हैं हेडिंग का, तो क्या लिखूंगा मैं उसके लिए, उस पर्टिकुलर हेडिंग के लिए प्रॉपर्टी लगाऊंगा और फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर वो क्या करेगा, फॉन्ट साइज को बढ़ा देगा, तो ये इसका फायदा है, ठीक है। जितनी बड़ी हेडिंग आपको रिक्वायर्ड है उतनी बड़ी हेडिंग आप यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये CSS का एक हो जाता है, ठीक है, एक बेनिफिट हमें मिल जाता है
कि जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा एलिमेंट को, कंटेंट को दिखाना चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसा हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो क्लियर हुआ इसके बारे में? आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो, फॉन्ट साइज कोलन एक्स स्मॉल भी लिख सकते हो, आप मीडियम भी लिख सकते हो, या फिर लार्जर भी लिख सकते हैं, स्मॉलर भी लिख सकते हैं, या 10% 20% भी आप दे सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। अलग अलग तरीके मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, डिफरेंट मेथड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए कि फॉन्ट साइज अप्लाई करने के कौन कौन से पॉसिबल मेथड्स हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को तो बताइए। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो किसी ऑप्शन में अभी तक जितना मैंने बताया? कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी बात? सॉरी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों की पास? बताइए जरा, रिप्लाई तो कीजिए, पता वैसे चलेगा आप लोग कनेक्टेड हो भी नहीं। यस सर। सर ये सबसे बड़ी यूनिट और सबसे छोटी फॉन्ट यूनिट कौन सी बताइए? अब इसमें कुछ ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी का अभी तक जो मैंने नोटिस किया है इंच होती है वैसे, और सबसे छोटी इसमें जो मेरी नोटिस के हिसाब से इसमें जो रहती है वो है हमारी पिक्सल। पिक्सल इसमें सबसे छोटी दिखाता है। फिर भी आप इसको अप्लाई करके तो देख ही सकते हो। अब आपको CSS अप्लाई करना तो आ गया है, तो कहीं भी आप जैसे हेडिंग लगाते हो तो H1 के लिए वो प्रॉपर्टी लगा के देख लीजिए आप। वहाँ पे यूनिट नंबर जो भी आप लिखोगे, न्यूमेरिक वैल्यू, उसको वही रहने दीजिएगा। 2 सेंटीमीटर करके देखिएगा, पहले सेंटीमीटर को हटा के जो उसकी यूनिट है वो आप लिख के देखिएगा। EM करके देखिएगा, EM में कितना दिखा रहा है, EX में कितना दिखा रहा है, PC में कितना दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। आप खुद ही चेक कर सकते हो, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जब आप प्रैक्टिकली करोगे, उसे करके देखोगे, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें कोई वैसा बताने वाला या याद रखने वाला ऑप्शन नहीं है। क्लियर हुआ? तो आगे बताऊं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताने जा रहा हूँ उसके बाद। अब इसमें आएगा हमारा फॉन्ट। फॉन्ट से तो हमने साइज भी कर लिया, कलर की बात करते हैं। ठीक है, अब वैसे तो कलर वाला ऑप्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, और कलर अप्लाई करने के क्या क्या मेथड्स हैं ये भी आप लोगों को पता ही है। 3 मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे HTML के अंदर कलर अप्लाई करने की। यही सेम 3 मेथड्स हमारे यहाँ पे भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे? सिंपली हमें यहाँ पे कलर लिखना होगा, फॉन्ट कलर नहीं, कलर। फॉन्ट कलर अगर आप लिख देते हो तो प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पे काम नहीं करेगी। ठीक है, पहला मेथड कलर नेम, कोई भी कलर नेम आप दो वहाँ पे। ठीक है, सेकेंड मेथड हेक्स कलर कोड। आप हेक्स कलर कोड वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड मेथड क्या होता है हमारा वहाँ पे? RGB फॉर्मेट। अभी RGB फॉर्मेट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि उतने ज़्यादा सूटेबल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, उतना सूटेबल फॉर्मेट ही नहीं रहता है। या तो अगर आप हेक्स कलर कोड का यूज कर रहे हो तो वहाँ से RGB कलर आप या RGB फॉर्मेट जो है अगर आप पिक कर रहे हो वहाँ से, फिर भी वो थोड़ा सही काम करेगा। अगर आप सिस्टम के अंदर से आप कोई कलर उठा रहे हो, सिस्टम में किसी आप सॉफ्टवेयर में जाके या एप्लीकेशन में जाके अगर आप वहाँ से RGB फॉर्मेट को ले रहे हो, तो जरूरी नहीं कि वैसा ही आपको बिल्कुल दिखाए जैसा वहाँ पे आपने लिया था वो कलर। ये हमने अप्लाई करके देखा भी था, आपने देखा होगा वहाँ पे बिल्कुल वैसा कलर हमें नहीं दिखाएगा। तो ये दिक्कत RGB फॉर्मेट के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो 3 फॉर्मेट हमारे यहाँ पे रहते हैं कलर अप्लाई करने के CSS के अंदर। अब चाहे आप यहाँ पे किसी पैराग्राफ के लिए कलर अप्लाई करना चाह रहे हो, किसी हेडिंग के लिए आप करना चाह रहे हो, ठीक है, वो फिर आपकी चॉइस है। तो जैसे अगर मैं पैराग्राफ के लिए करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? कलर इक्वल्स टू, सिंपली मैंने लिख दिया कलर का नेम
रेड। अगर कलर का कोड मुझे पता है, जो हेक्स कलर कोड है अगर मुझे पता है, ठीक है, तब तो ठीक है। हेक्स कलर कोड मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ। कलर नेम तो कोई भी कलर नेम मिल जाएगा, ठीक है। हेक्स कलर कोड हमारा किस फॉर्म में होता है, हैश रहेगा पहले वहाँ पे, और 6 हमारी वहाँ पे वैल्यूज रहती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। ये 6 वैल्यूज हमारी जो रहती हैं A to Z और 0 to 9 ही रहती हैं। जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट हमारा होता है वही, ठीक है। इसलिए इसको हेक्स कलर कोड बोला जाता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जो भी हमारे नंबर्स, जो भी हमारे लेटर्स या सिंबल्स यूज होते हैं, उनका ही इसके अंदर यूज किया जाता है कलर कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए। RGB फॉर्मेट, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। वैल्यू दी जाती है इसमें 0 से लेके 255 की रेंज होती है, बताया था आप लोगों को। तो ऐसे 3 वैल्यू हमें यहाँ पे देनी होती है, रेड के लिए, ठीक है, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। तो आप जैसे भी देना चाहें, जैसे आप सही समझें तो उसके हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। ये RGB फॉर्मेट हमारा ऐसे काम करता है। कहीं कहीं पे RGBA भी होता है हमारा, ठीक है। ए ब्लैक के लिए भी होता है, इसकी भी एक रेंज दी जाती है, 0 से 255 दे सकते हैं। ए समटाइम्स डिनोट करता है ब्लैक को, कभी कभी इसका यूज होता है, वैसे यूज नहीं होता इसका, बहुत रेयर केसेस में। तो ये फॉर्मेट भी हमारा यहाँ पे यूज होता है। तो ऐसे आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। आप चाहे हेडिंग में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ में करना चाह रहे हैं। हेडिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पी की जगह क्या हो जाएगा, हेडिंग का नाम आ, तो हेडिंग के लिए अप्लाई कर देगा, ठीक है। मुझे पैराग्राफ के लिए अप्लाई करना है तो पैराग्राफ, टेबल के लिए करना है। सपोज कभी होता है कि टेबल के एलिमेंट्स के लिए आप करना चाह रहे हो, क्योंकि बार बार हमें वहाँ पे फॉन्ट टैग लगाना पड़ता है, फॉन्ट का साइज देना पड़ता है, एक ही बार में कर सकते हैं। उससे हमारे पास CSS हमारा काम काफ़ी इजी कर देता है, इसीलिए CSS का यूज किया जाता है वैसे। और इसका बहुत बड़ा कोई ऐसा रोल नहीं, हमारा काम इजी बना देता है, ठीक है। जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है या लिखना पड़ रहा था, वो हमें बार बार लिखने की या लगाने की जरूरत नहीं है। इस कोडिंग के थ्रू क्या होगा, इस लाइन के थ्रू क्या होगा, टेबल टैग में या जो भी मैं टेबल के अंदर एलिमेंट में वहाँ पे ऐड करूँगा, चाहे वो हेडिंग हो या उसके अंदर के एलिमेंट्स हो, हेडिंग से लेके पूरा जितना भी कंटेंट है, उन सब का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगा, कलर हो जाएगा रेड। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता था, ईच एंड एवरी एलिमेंट से पहले जब भी हम कोई टेबल बनाते थे, एक फॉन्ट टैग लगाना पड़ता था और उसके बाद फॉन्ट टैग हमें क्लोज करना पड़ता था। तो अगर CSS आप सीख रहे हो, CSS अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये वाले प्रोसेसर से भी, जो ये वाला प्रोसेसर हम अलग अलग लगाने का जो हमारा मेथड था, उस मेथड से आप बच जाओगे, ठीक है। उसको इग्नोर करके हम ये वाला प्रोसेसर वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा कोडिंग हम वाला पार्ट जो हमारा वो और कम हो जाएगा और थोड़ा सा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक फायदा है, आप कह सकते हो। उसके अलावा हमने यहाँ पे साइज देना है, क्या साइज तो हमने दे दिया था। फॉन्ट फैमिली अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फायदे हैं इसके, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप देना चाह रहे हो, बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हो। टेबल के बैकग्राउंड में आपने कलर अप्लाई किया करो, तो हम वैसे भी पहले भी कर सकते थे कि टेबल टैग के अंदर बीजी प्रॉपर्टी हम लगा देते थे, बीजी कलर प्रॉपर्टी, तो पूरी टेबल में अप्लाई हो जाता था। तो इसके लिए तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, वही तरीका है कि टेबल टैग में एक टेबल जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इस टाइप सेलेक्टर के लिए अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा, बैकग्राउंड इक्वल्स टू ग्रीन येलो डिफाइन करूँगा, उसका पर्टिकुलर वो बैकग्राउंड अप्लाई वहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेंज जरूर आपको नजर आया होगा कि फॉन्ट साइज और कलर हम एक ही बार में अप्लाई कर पा रहे हैं, एक ही बार लगाना पड़ रहा है, पूरी टेबल में अप्लाई हो जाए। इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आप लोगों को? बताइए, ये क्लियर है पूरा? जितना बताया मैंने कलर के बारे में भी।
अब कलर के अलावा एक ऑप्शन और आता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। पैराग्राफ के लिए ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है लाइन हाइट। फॉन्ट के लिए ही यूज किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। काम क्या करता है, मैनेजेस द लाइन स्पेसिंग बिटवीन डिफरेंट लाइंस ऑफ पैराग्राफ। एक MS वर्ड का ऑप्शन अगर आप लोगों को याद हो, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन हम वहां पे यूज करते थे। याद है ऑप्शन आप लोगों को लाइन स्पेसिंग का, कि पैराग्राफ के बीच में लाइनिंग जो स्पेसिंग होती थी, मतलब हमें उसको कम करना होता था या बढ़ाना होता था, तो ऐसे ही वहाँ पे एक ऑप्शन का यूज किया जाता था, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। वही ऑप्शन हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी के फॉर्म में हमें मिलता है, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है लाइन हाइट, ठीक है। तो एक ने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया, इसको डायरेक्टली हम यूज करते हैं। एक हमने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया, उस पैराग्राफ में हम चाह रहे हैं कि लाइन के बीच में जो गैपिंग है, डिफरेंट लाइंस के बीच में जो गैपिंग है, उसको बढ़ा दो। तो क्या लिखना होगा, लाइन हाइट कोलन 30 पिक्सल। तो क्या करेगा, 30 पिक्सल की गैपिंग दे देगा डिफरेंट लाइंस के बीच में, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, हर किसी पैराग्राफ में। वैसे यहाँ पे तो खैर हर किसी पैराग्राफ में ही देगा, क्योंकि पी टैग अगर हमने जहाँ जहाँ पे लगाया होगा तो हर जगह अप्लाई कर देगा, ठीक है। वो तरीका अलग है, वो मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आगे बताऊंगा, अभी उसका टाइम आया नहीं है, कि अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइल्स हम कैसे अप्लाई करें, डिफरेंट स्टाइल्स हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो वो आगे जाके आएगा ऑप्शन वाला, वो मैं फिर बताऊंगा आपको। तो अभी तो इतना ही आप सीखिए कि इसमें लाइन हाइट में या लाइन हाइट के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं। पैराग्राफ के बीच में जो लाइंस हैं या पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस हैं, उनके बीच में जितनी भी गैपिंग आ रही है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, उस गैपिंग को मैनेज करने के लिए, स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताइए क्या काम है इसका, समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं फिर कुछ और प्रॉपर्टी। अब वैसे तो इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं बहुत सारी आपको नहीं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जिनका यूज होता है, जो एक्चुअल में अप्लाई हो पाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी फॉन्ट के प्रॉपर्टीज हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको लगाने का, अप्लाई करने का एक तरीका और है। क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी जो खुद फॉन्ट के नाम से ही यूज होती है, ठीक है। होता क्या है, ये मिक्सचर होता है, इसको आप कह सकते हो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि अलग अलग हम फॉन्ट के ऑप्शंस अप्लाई ना करें, एक ही बार में हमारा काम हो जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉन्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे फॉन्ट और फॉन्ट का हम यहाँ पे टाइप दे सकते हैं, ठीक है। साइज दे सकते हैं हम यहाँ पे इसका 30 पिक्सल, और कलर दे सकते हैं रेड। तो ऐसे भी एक साथ भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा सपोर्ट करता है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचेंगे कि हमने इसको ऐसे लगाया है, तरीका हमारा सही है, लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहा, या जो हमने ये अप्लाई किया ही मेथड तो गलत नहीं हो गया। कई बार हमें ऐसा लगता है, लेकिन सपोर्ट करने वाली बात है कि हर किसी ब्राउजर्स में ऐसा सपोर्ट नहीं कर पाता, तो फिर हमें सेपरेट ही उन प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा। फॉन्ट फैमिली को अलग लगाना होगा, फॉन्ट साइज को अलग लगाना होगा, फॉन्ट कलर को अलग लगाना होगा,
क्योंकि कलर के लिए तो सिंपली कलर ही लिखा जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे, लेकिन ऐड मैंने करी नहीं है। फॉन्ट के बैकग्राउंड में अगर हमने कलर करना है तो वो भी किया जा सकता है यहाँ पे। तो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, ये हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इतना अभी तक जितना मैंने आप लोगों को बताया है, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, ये सब क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आप लोगों को बताइए, ये सब क्लियर है आपको जितना अभी तक मैंने बताया है स्टार्टिंग से? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को? आ गया समझ में? हेलो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं फिर एक बार, एक पेज बना लेते हैं हेलो सर। नॉर्मल सा। तीसरी वाली प्रॉपर्टी एक बार समझा दीजिए। बोल्ड करना है अगर आपने, बोल्ड कर देगा। नॉर्मल इतना ही लिखना है आपने, फॉन्ट भी बोल्ड या बोल्डर। कई ऐसे फॉन्ट के टाइप होते हैं जो पहले से बोल्ड होते हैं, उसको आपने हल्का दिखाना है तो लाइटर, भाई इतना ही हुआ। इसकी जगह वैल्यू भी यूज कर सकते हो आप। 100 यूज करोगे तो लाइटर हो जाएगा वो, 900 यूज करोगे तो बोल्डर हो जाएगा, 700 यूज करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये फिक्स वैल्यू होती है इसके लिए। सर जो बोल्ड है पहले से ही, उसके लिए मतलब वैल्यू देनी पड़ेगी ना? उसके लिए लाइटर यूज होगा हमारा। अगर वो सही नहीं लग रहा है तो, अब कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो बोल्ड ही सही लगते हैं, तो फिर उस कंडीशन में तो आपको फिर बोल्ड ही रखना पड़ेगा। लेकिन बोल्ड सही नहीं लग रहा है, वो थोड़ा देखने में ऑड लग रहा है, तो फिर तब आप उसको लाइटर कर सकते हो, अगर वो उसमें होने की पॉसिबिलिटी है तो। ऐसा जरूरी नहीं, मैंने आपसे बोला कि हर किसी में कर देगा, जिसमें होने वाला होगा उसमें ही करेगा। अब ये हमें पता ऐसे चलेगा, इसके लिए आपको चेक करने पड़ेंगे ऐसे फॉन्ट, एक एक करके आपको चेक करने पड़ेंगे। ये चीज़ चेक करने के बाद ही पता चलती है, इसमें कोई ऐसा फिक्स फॉन्ट नहीं है कि इनमें ही होगा और में नहीं होगा। कई बार ब्राउजर सपोर्ट की भी बात आ जाती है कि ब्राउजर कैसे कैसे फॉन्ट को सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन से फॉन्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो हर चीज़ का इफेक्ट वहाँ पे दिखा जाता है, ब्राउज़र का क्या इफेक्ट रहेगा, जो हम वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट रहेगा उसमें। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? और कोई डाउट? बताइए। सर जब आपने लाइन स्पेसिंग बताया था ना, हाँ लाइन हाइट वाला, मतलब जो ये ऑप्शन है सीएसएस में यूज हो रहा है जो, ये वाला, और एक इससे पहले भी जब आपने, इससे पहले जब सीएसएस पढ़ाई थी आज से पहले, उस दिन भी आप जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी आपने मेंशन किया था, ऐसे हम 30 पिक्सल टाइप में मेंशन कर रहे थे सब चीजों में। वहाँ पे उसका काम क्या था करने को, वहाँ पे भी वो लाइन की हाइट ही बढ़ा रहा था। एक्चुअल में वहाँ पे पता नहीं चल रहा था। पता क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि सिंगल ऑप्शन हमने वहाँ पे, या सिंगल एक मेन्यू था वहाँ पे, हम मेन्यू बार के लिए इसका यूज कर रहे थे, तब वो पता नहीं चल पा रहा था आप लोगों को। काम वहाँ पे भी वही हो रहा था। वो क्या कर रहा था कि जैसे हमारा कोई मेन्यू बार है, अगर हम इसे ओपन करें, देखते हैं, उसको हमने एक्चुअल में मेन्यू बार के लिए अप्लाई किया था ना। इसके लिए अप्लाई किया था हम। यहाँ पे चाह रहे थे कि टॉप और बॉटम से मिडिल में आ जाए। तो मिडिल में तभी आता जब यहाँ पे लाइन हाइट हम प्रॉपर्टी यूज करते, तो उस कंडीशन में मैंने लाइन हाइट का यूज किया, ठीक है। 30 पिक्सल 20 पिक्सल जितना भी मैंने किया हुआ, तो उसमें
और कंटेंट मैंने लिखा होता तो उसको भी ऐड कर देता, लेकिन उसको कितनी गैपिंग में दिखाता, जितना मैंने वहाँ पे दिया होता उसकी गैपिंग में दिखाता मुझे। तो उसको मैनेज करने के लिए तब मैंने मेन्यू बार में यूज किया था यहाँ पे। और ये डिपेंड करता है फिर हमारी हाइट के ऊपर, जितनी हम हाइट वहाँ पे दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला भी था कि जो ये हमारी टेबल की हाइट है, इतनी हाइट के बराबर हमें लाइन हाइट भी देनी होगी, तब जाके उसको बिल्कुल सही मैनेज कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे। कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप कह सकते हो। कई सारे ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस आपको मिल जाएंगे जहाँ जहाँ पे इनक्रीज होगा। अब कब किस प्रॉपर्टी का कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है ये हम कह नहीं सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं रहता है। कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे कैसा काम कर जाए या किसका हमें कहाँ पे कैसे यूज करना पड़ जाए, ये फिक्स नहीं है। आपको बस पॉलिसी बताई जा सकती है कि ऐसे ऐसे हो सकता है या यहाँ यहाँ पे इसका यूज हो सकता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई आपको ऐसी वेबसाइट बनानी पड़ जाए, वहाँ पे उस वेबसाइट में लाइन हाइट प्रॉपर्टी का कोई दूसरा ही यूज हो रहा हो, किसी अदर फॉर्म में उसको यूज कर रखा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड एक हम ट्राई करते हैं पेज बनाने का, कोई पेज बना के देखते हैं। पेज बनाने के लिए सबसे पहले कोडिंग हमारी क्या आती है, HTML। ठीक है, HTML हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आ सर जाएगा जो यहाँ आप पे हेड। पिक्सल पॉइंट सेंटीमीटर वो बता रहे थे ना, तो जो लाइन हाइट वाली प्रॉपर्टी है उसमें हम पिक्सल की जगह ये सब भी तो मेंशन कर सकते हैं। कर सकते हो आप, वो डिपेंड करता है कितनी गैपिंग आपको चाहिए ना। पिक्सल सबसे कम गैपिंग लेता है, इसलिए मैं पिक्सल का वहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बारे में। अब आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं तो फिर स्टार्टिंग में तो कुछ भी यूज कर सकते हो आप, आपको जो सही लगे। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, कौन सी यूनिट से क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आप भी उसी तरह से यूज करोगे। जब एक बार उसके बारे में आप नोन हो जाओगे तो आपको फिर एक हिसाब से यूज करना आ जाए, मतलब कि किसका यूज कहाँ पे करना चाहिए आपको पता लग जाएगा। फिर पहले तो अप्लाई करके आपको अलग अलग देखना पड़ेगा किस यूनिट से कैसा इफेक्ट आ रहा है, कितना बड़ा साइज वो दे रहा है, कितना छोटा साइज वो दे रहा है, ये भी जरूरी है। अब बॉडी टैग में एक तो हम बना दे रहे हैं यहाँ पे हेडिंग। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारा पैराग्राफ होगा। कोई भी पैराग्राफ हो सकता है। ठीक है, और फाइल को पहले ही सेव कर लेते हैं, CSS हम अभी अप्लाई करेंगे इसमें। इसका नाम रख लेते हैं font css.html, क्योंकि फाइल हमारी जो बनेगी वो तो HTML की ही बनेगी। ठीक है, CSS में हम जरूर काम कर रहे हैं, वो वाला तरीका अलग है कि जिसमें CSS की फाइल अलग से बनती है। ठीक है, वो तरीका भी आप लोग बताएं। तो फिलहाल मुझे इसके लिए मैं फर्स्ट वाला मेथड यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ H1। इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं फॉन्ट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला है जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली इसमें यूज करने जा रहा हूँ, इसमें दे दिया मैंने फॉन्ट फैमिली 4। ठीक है, तो देखते हैं एक बार चेक करके किस तरह से दिखाई दे रहा है।
वैसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे हेडिंग में चेंजेस आ गए। उसके अलावा और मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं यहाँ पे। एक हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज पढ़ा था, ठीक है, कि हेडिंग का साइज अगर हमने और बड़ा करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर करना है इसको, ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, ठीक है। पैराग्राफ हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इतने छोटे से काम चलेगा नहीं, दिखेगा नहीं ना हमें लाइंस के बीच में गैपिंग, तभी पता चलेगी जब लाइन होंगी उसमें बहुत। ठीक है, हेडिंग हमारी बड़ी होगी, जबकि आपको पता है कि S1 से एक हमारी लिमिटेड हेडिंग आती है, फॉन्ट साइज मैंने अप्लाई किया तो बढ़ गई। दूसरा ऑप्शन और क्या अप्लाई हो सकता है इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी बड़ा था यूज दिखाने के लिए, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, तो ये इटैलिक हो गया, सही है। ठीक है, इसके अलावा एक हमने यहाँ पे देखा था फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट अप्लाई करके देखते हैं क्योंकि पहले से ही ये देखने में बोल्ड लग रहा है, फिर भी अप्लाई तो कर ही लें। फॉन्ट वेट मैंने कर दिया कि ये बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि पहले से ही हेडिंग हमारी क्या है यहाँ पे बोल्ड है। लेकिन बोल्ड को अगर हमने यहाँ पे लाइट फॉर्म में दिखाना है तो देखते हैं अप्लाई करके, होता है लाइट को भी अप्लाई नहीं कर रहा। वही मैंने आपसे बोला भी था कि कई सारे फॉन्ट स्टाइल इसको अप्लाई नहीं करते हैं, लाइट तो नहीं है इसलिए लाइटर हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे बोल्ड को हमने लाइटर दिखा दिया क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से बोल्ड है तो बोल्ड होगा नहीं, ठीक है। बोल्डर आप करना चाहो तो बोल्डर दिखता नहीं है, माइन्यूट डिफरेंस होता है बहुत, बोल्ड तो ज़्यादा यूज हमारा बोल्ड ही किया जाता है। अब ऑलरेडी हमारी हेडिंग पहले से बोल्ड है तो हम उसको थोड़ा लाइटर दिखाना चाह रहे थे तो हमने यहाँ पे लाइटर का भी यूज कर लिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, साइज भी हमने दे ही दिया था। कलर की बात करें, कलर दे सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में, ठीक है। हेडिंग का एक अपना कलर होगा, कलर इक्वल्स टू ब्लू, अप्लाई हो गया। सपोज अगर इसी को मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर लिख देता तो ये अप्लाई ही नहीं कर पाता, ठीक है। ये देखते हैं तो अप्लाई ही नहीं कर पाया इसको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कलर का यूज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे फॉन्ट कलर ना लिख के खाली कलर ही लिखा जाता है, सिंपली कलर लिखा जाएगा, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, लाइन हाइट। अब लाइन हाइट का यूज हेडिंग में तो होगा नहीं, कहाँ यूज करेंगे, पैराग्राफ में यूज करेंगे इसका। तो सारी प्रॉपर्टीज तो हमने यहाँ पे देख ली है, एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं देता हूँ अभी यहाँ पे पिक्सल, ठीक है। तो देखते हैं क्या चेंज आया। तो आपको लग रहा होगा कि लाइन के बीच जो गैपिंग है, स्पेसिंग है, वो बड़ी है, ठीक है। थोड़ा और इसको मैं बढ़ा दूं तो और ज़्यादा गैपिंग को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक, 50 पिक्सल में। तो इस तरह से लाइन हाइट हमारी प्रॉपर्टी जो है वो काम करेगी, ठीक है।
तो आप देख होंगे हमने फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया और फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर दिया हमने, फॉन्ट वेट भी अप्लाई हो गया, ठीक है, फॉन्ट साइज भी अप्लाई हो गया, कलर भी अप्लाई हो गया और लाइन हाइट भी अप्लाई हो गया। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी ये वाली, इसको अप्लाई करके देखते हैं एक बार, क्योंकि इसमें होगा क्या, सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी एक ही बार में अप्लाई हो जाएगी। लाइन हाइट को तो अलग ही रहने देते हैं हम, या फिर मे बी ये हो सकता है कि हटाना पड़े, चलो देख लेंगे। फॉन्ट मैंने लिखा कि यहाँ पे टाइप इसका होना चाहिए, क्या टाइप दें यहाँ पे, हम एरियल ही कर लेते हैं, या एक और टाइप आता है गैलरी वाला, ठीक है। साइज में देता हूँ इसका 35 पिक्सल, कलर देता हूँ इसको एक में रेड, ठीक है। देखते हैं क्या इस फॉर्मेट पे अप्लाई कर रहा है, तो अभी तक अप्लाई हुआ नहीं। लाइन हाइट को हम हटा के रखते हैं, अप्लाई तो किया नहीं, सीक्वेंस चेंज करके देखते हैं। लिस्ट साइज, फिर कलर, फिर उसका साइज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कलर को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, टाइप को भी अप्लाई नहीं किया, तो एक सीक्वेंस की पॉसिबिलिटी और रहती है ये वाली, तो इसको भी एक्चुअल में यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए। इसकी जगह कोई दूसरा फॉन्ट टाइप लिख देखते हैं, 40 ले लेते हैं, इसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो वही करना पड़ेगा, फिर हमें अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट देना पड़ेगा हमें, क्योंकि कई बार ऐसा फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। स्टाइल को भी अप्लाई कर दिया इसने, ठीक है। अब अगर हम कलर की बात करें, देखते हैं पहले होती है, उसको इसने डिएक्टिव कर दिया, बाद में दे रहे हैं, बाद में भी नहीं लेगा, पहले दिन नहीं लेगा। सपोज अगर हेक्स कलर कोड हम ट्राई करें, नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही ये थोड़ा इसमें दिक्कत आ जाती है, जबकि दो ऑप्शंस तो अप्लाई कर पा रहे हैं एक साथ। अब एक चीज और भी है ना, कलर आप खुद ही सोचिए कि कलर को अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉन्ट में जब भी हम कलर अप्लाई करते हैं तो फॉन्ट कलर नहीं लिखा जाता है, वहां पे आपने देखा होगा खाली कलर लिखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कलर आपको क्या करना होगा, खुद ही मेंशन करना होगा अलग से, मतलब तो ऐसे ही अप्लाई कर जाएगा, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सही अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने साइज दिया है, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हम एक और साइज दें 50 पिक्सल, एक और मैं साइज देता हूँ, अब नहीं ले पा रहे हैं। सपोज अगर हम बाद में ट्राई करें
क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि हमारी कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऐसे हम कितना ट्राई करके देखेंगे, कहाँ तक हम ट्राई करेंगे। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज अलग अलग भी बनाई गई हैं, सेपरेटली भी यूज़ की गई हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेस्ट तरीका वही माना जाता है कि हमने अलग से यूज़ कर दिया कि फॉन्ट साइज जो है इतना होना चाहिए, मैंने दे दिया कि 35 पिक्सल होना चाहिए, मैंने अलग से ही ये मेंशन कर दिया। दूसरा, अगर लाइन हाइट मैंने इसमें देनी ही है तो अलग से मेंशन कर सकता हूँ कि लाइन हाइट मेरी जो रहेगी वो कितनी रहेगी, मैंने दे दिया 50 पिक्सल रहेगी। और कुछ भी मैंने अप्लाई करना है वो भी मैं अलग से अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा परफेक्टली आप देखोगे वो हमें दिखा पाएगा। फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अलग से कर सकते हैं। यहाँ पे देता हूँ गैब्रिएला, तो चारों के चार ऑप्शन यहाँ पे क्या करेगा, अप्लाई कर लेगा। 4 के 4 ऑप्शंस मेरे यहाँ पे अप्लाई हो गए, ठीक है। तो ऐसे फिर यहाँ पे इसको यूज करना होता है। क्लियर हुआ? साथ में यूज करके भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे दिखा दिया कि क्या एरर्स उसमें आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। फॉन्ट का जो टाइप है और फॉन्ट का जो टाइप और क्या क्या लिया था हमने, साइज, ये दोनों एक साथ सपोर्ट कर सकता है, इन दोनों को एक साथ वो सपोर्ट कर रहा है। बट अगर हम उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी वहाँ पे दे रहे हैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप फॉन्ट साइज अलग से और फॉन्ट फैमिली अलग से नहीं लिखना चाह रही हो तो फॉन्ट लिख के यहाँ पे आप क्या देना होगा, पहले जो भी आप देना चाहो, अगर दोनों एक साथ सपोर्ट कर रहा है तो दोनों में से पहले किसी को भी आप लिख सकते हो। पहले आप साइज दे सकते हो, बाद में फॉन्ट फैमिली दे सकते हो, पहले आप फैमिली दे सकते हो, बाद में साइज दे सकते हो, ऐसे करके वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ इतना? कैसे हमने इसका यूज करना होगा, फॉन्ट प्रॉपर्टीज का हमारा कैसे यूज होगा, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम, सबको आगे समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है बताइए किसी भी पॉइंट में जो बताया है मैंने अभी। इसमें भी ऑर्डर मायने नहीं रखता ना, मतलब फॉन्ट का। हाँ, इसमें ऑर्डर का कोई हिसाब नहीं है। अगर आप अलग अलग प्रॉपर्टी लगा रही हो तो इसमें सीक्वेंस का कोई हिसाब नहीं है। आप कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी लगा रही हो उसमें सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे ऊपर फॉन्ट प्रॉपर्टी लगा रही थी ना, तो पहले हमने फैमिली दिया था, फिर हमने साइज दिया था, फिर हमने स्टाइल दिया, फिर width दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है। नीचे वाले में आप देखिए मैंने चेंज कर दिया, मैंने उसको पहले साइज दिया, फिर लाइन हाइट दिया, फिर कलर दिया, फिर फैमिली दिया, ले लिया उसने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। अगर वो अप्लाई नहीं होने वाला होता तो मैं आपको वैसे बताता भी नहीं, सीक्वेंस जो होता है उसका प्रॉपर सीक्वेंस ही बताता फिर आपको, क्योंकि सीक्वेंस इनका होता है नहीं प्रॉपर्टीज का, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट प्रॉपर्टी है ना, मतलब कोई वही नहीं है, इसकी गिनती ही नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर अभी तक बन चुकी हैं, उनको याद रख पाना, याद कर पाना ही पॉसिबल नहीं है, तो उसका सीक्वेंस कैसे याद कर पाएगा कोई भी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कोई इनका सीक्वेंस नहीं होता है। क्लियर होगा? कोई और डाउट किसी हो, कोई दिक्कत किसी ऑप्शन में? तो हटा दूं इसको फिर मैं? आज के लिए तो फिर हम इतना ही करेंगे। कल मैं आगे फिर आप लोगों को टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा कि टेक्स्ट से रिलेटेड हमारी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वहाँ पे रहती हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हमारी ऐसी हैं जो ये फॉन्ट के अंदर कवर नहीं होती हैं, और ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी किसके अंदर कवर होंगी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। तो हटा दूं ना इसको मैं? कोई और डाउट, कोई और दिक्कत तो नहीं किसी को, बताइए, अभी भी क्लियर कर सकते हैं।
अरे ये जो आपने ये बोला था ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो आपका उस कंडीशन में आएगा कि जैसे आप कुछ प्रॉपर्टी लिख रहे हो, जैसे मान लो आप कोई टैग लगा के लिख रहे हो प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि ऐसे ही इनलाइन स्टाइल में हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं और इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रॉपर्टीज आती है। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि जिसके दो वर्ड हैं, जैसे अगर हम फॉन्ट फैमिली की ही बात करें, कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है CSS के अंदर ना थोड़ा, ठीक है, वैसे तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही कि अगर दिक्कत आती है तो फिर क्या कर सकते हो आप। जैसे एक मेरा फॉन्ट फैमिली है टाइम्स न्यू रोमन। कई बार क्या होता है कि CSS या नॉर्मल HTML जो है हमारा, इस पूरे फॉन्ट नेम को या फॉन्ट टाइप को अलग अलग फॉन्ट टाइप या अलग अलग नेम समझ लेता है, ठीक है। CSS में हम ये कह नहीं सकते हैं कि ज़रूरी हो कि उसको सेपरेट ही समझे, हो अलग अलग ही समझे, इसको एज इट इज सिंगल वर्ड लेके भी वो चल सकता है, सिंगल नेम लेके भी वो अप्लाई कर सकता है। CSS में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पहले से ही आप एक उसमें आप ये कह सकते हो कि एक रिकवरी लेके चलें कि अगर ऐसी दिक्कत आती है, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर आप दोबारा यहाँ पे लगाते हो तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ पे एंड हो गया, तो ऐसे में हमारी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा इन्वर्टेड कॉमा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको क्लोज करके दिखाने के लिए। अब मेरे हिसाब से तो ये यहाँ पे खुल रहा है दूसरा वाला और यहाँ पे बंद हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ी हो रहा है सर। उसके हिसाब से वो क्या मानेगा कि यहाँ पे खुल रहा है यहाँ बंद हो रहा है, दूसरा वाला यहाँ खुल रहा है यहाँ बंद हो रहा है, बीच में क्या रह गया टाइम्स रोमन। तो टाइम्स रोमन क्या है, ना तो कोई टाइप होता है ना कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी होती है, खाली प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो ऐसे में वो एरर दिखा देगा या कुछ दिखाएगा ही नहीं, वहाँ तो दिक्कत आती है। तब हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट देना होता है कि जिससे वो समझ पाए, उसे आइडेंटिफाई कर पाए कि अगर कोई प्रॉपर्टी में हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, अगर बाहर आप सिंगल लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे डबल लगाना पड़ेगा, अगर बाहर हमने डबल लगाया तो अंदर सिंगल लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से वो कॉन्ट्रास्ट चलता है, ठीक है, एक जैसा आप नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ? तब मैंने आपसे बोला था कि इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और तो कोई डाउट नहीं है ना किसी का? हटा दूं फिर यहाँ से, मैं क्लोज कर दूं इसको? चलिए ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू कल करेंगे, कल आगे कुछ और ऑप्शंस बताऊंगा मैं, और धीरे धीरे साइड बाय साइड आप लोगों को कुछ और अच्छे ऑप्शंस भी बताते रहूँगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे आप लोगों को CSS का यूज करना आते चले जाएगा, तो और अच्छे ऑप्शंस भी बताऊँगा इसके अंदर में, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करता हूँ।